Hello friends, welcome to the ISNA medical classes. Today we will discuss regarding external ear disorder. In that we will discuss about the external ear deformities and the otalgia. फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द डिफॉर्मिटीज़ ऑफ एक्सटर्नल ईयर। एक्सटर्नल ईयर के अंदर जो है वो क्या क्या डिफॉर्मिटीज़ जो है वो हो सकती हैं। एक्सटर्नल ईयर डिफॉर्मिटीज़ कैन वेरी वाइडली इन देयर अपीयरेंस एंड सीवियरिटी। एक्सटर्नल ईयर की जो डिफॉर्मिटीज़ होती हैं वो डिफरेंट तरीके की हो सकती हैं। ये जो अपीयरेंस वाइज जो है वो अलग दिख सकती हैं और सीवियरिटी वाइज भी जो है मतलब कोई बहुत ज़्यादा कम लेवल का हो सकता है या फिर कोई बहुत ज़्यादा बड़े लेवल का हो सकता है, एक्यूट हो सकता है, क्रोनिक हो सकता है। तो ये जो है अपीयरेंस मतलब लुक वाइज जो है ये वेरी कर सकती हैं और ये सीवियरिटी वाइज जो है वो ये वेरी कर सकती हैं। कॉमनली एग्जाम्पल इंक्लूड प्रोट्रूडिंग ईयर्स। जैसे कॉमनली अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें डिफॉर्मिटीज़ जो एक्सटर्नल ईयर के अंदर हो सकती हैं तो फर्स्ट है हमारा क्या, प्रोट्रूडिंग ईयर्स, मतलब इसमें जो है ईयर जो है वो उठे हुए जैसे हैं वो दिखते हैं हम। नेक्स्ट वन है कप्ड ईयर। इसमें क्या रहेगा, जो ईयर्स जो है वो ऐसे लगते हैं जैसे कि घुस जैसे गए हैं, एक जैसे कि जैसे कप जैसा होता है ना, कप वाले ईयर्स जैसे होते हैं तो उसमें ईयर्स जो होते हैं बिल्कुल छोटे छोटे हो जाते हैं। नेक्स्ट वन क्या है, स्टेहल ईयर्स। इनको हम क्या बोलते हैं, पॉइंटेड ईयर। इसमें कैसे नज़र आएंगे, जैसे जो उनमें निब जैसी निकली हुई नज़र आएगी। पॉइंटेड ईयर जो है जैसे एकदम शार्प पीक जैसा उसका नज़र आएगा। नेक्स्ट वन है माइक्रोटियर। माइक्रोटियर जो होता है वो क्या होता है, अंडर डेवलप्ड ईयर होता है, मतलब जो ईयर जो है इसमें सही तरीके से उनका डेवलपमेंट जो है वो नहीं हुआ होता है। तो ये एज़ पर द जो भी अपीयरेंस जो है अलग अलग तरीके का इनके अपीयरेंस वाइज जो है वो जो हो सकता है, मतलब ये किसी के अंदर बहुत ज़्यादा सीवियर हो सकता है और किसी के अंदर जो है वो ये थोड़े ही लेवल का हो सकता है, मतलब डिफॉर्मिटी होगी लेकिन इतना होगा माइन्यूट लेवल के, और किसी के अंदर बहुत ज़्यादा सीवियर लेवल की भी हो सकती है। और अपीयरेंस वाइज भी ये क्या करते हैं, ये वेरी करता है। नेक्स्ट वन, इसका कॉजेज़ क्या रहता है। अगर किसी भी पर्सन को अगर एक्सटर्नल ईयर के अंदर डिफॉर्मिटी हो रही है तो इसके मेन क्या है, जेनेटिक फैक्टर की वजह से ऐसा हो सकता है, मतलब जेनेटिकली उसका जो है वो ईयर सही तरीके से फॉर्म नहीं हुआ है। इनहेरिटेड ट्रेड्स प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन ईयर डेवलपमेंट। जो इनहेरिटेड जो रहता है इसके अंदर जो सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है, मतलब ये एक मेजर रोल प्ले करेगा कि ईयर का जो डेवलपमेंट जो है वो सही तरीके से नहीं हुआ। वेरिएशन इन स्पेसिफिक जीन कैन लीड टू डिफॉर्मिटीज़। अगर किसी का जो वेरिएशंस जो करेगा, अगर जीन वाई उसका सही तरीके से नहीं, उसका जो है वो जीन, उसका जो ईयर बना रहा है उसका जीन सही तरीके से नहीं था, उसमें कोई डिफॉर्मिटी थी तो उसका क्या हो जाएगा, ईयर के अंदर वो डिफॉर्मिटी जो है वो देखने को मिलेगी। या फिर किसी पर्सन के अंदर ट्रॉमा हुआ है, ठीक है, तो ट्रॉमा में भी क्या कर सकता है, ये ईयर जो है वो अलग तरीके से जो है वो हो सकता है, मतलब उसको चोट वगैरह लग गई, एक्सीडेंटल कोई इंजरी हो गई, ठीक है, तो उसका जो ईयर जो है वो नीचे की तरफ जा सकता है या उसकी शेप जो है वो डिफरेंट तरीके की हो सकती है। फोर्सफुल ट्रॉमा ड्यूरिंग चाइल्डहुड माइट कॉज डिफॉर्मिटी। अगर किसी का बहुत ज़्यादा फोर्सफुली अगर कोई ट्रॉमा हो गया है, जब बच्चा छोटा ही था तब वहाँ पे कोई ट्रॉमा हो गया तो उसका ईयर जो है वो डिफरेंट तरीके का हो सकता है। या किसी भी पर्सन को क्या हो रहे हैं, कोई भी डेवलपमेंटल इशू हो रहा है, मतलब जब ईयर का उसका जो है वो ग्रोथ कर रहा था तभी वहाँ पे क्या हो गया, डेवलपमेंटल इशू हो गया, मतलब सही तरीके से उसका ईयर का जो है वो, जब बेबी एम्ब्रियो था, ठीक है, जब फीटस था, ठीक है, जब उसके अंदर वूम के अंदर था तो वहाँ पे जब डेवलपमेंट हो रहा था ईयर का तो वहाँ सही तरीके से उसका डेवलपमेंट नहीं हो पाया। एबनॉर्मलिटी ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ द ईयर स्ट्रक्चर। जब ईयर ग्रोथ हो रहा था, जब एम्ब्रियो था, तब वहाँ पे सही तरीके से जब ग्रो नहीं हो पाया तो जो ये है डिफॉर्मिटीज़ जो है इन रीजंस की वजह से देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट वन, साइन सिम्टम्स। साइन सिम्टम्स क्या प्रेजेंट रहेंगे अगर किसी भी पर्सन को ईयर डिफॉर्मिटीज़ देखने को मिलेंगी तो साइन सिम्टम्स तो कॉमन हैं कि एबनॉर्मल ईयर की शेप हो जाएगी, या फिर वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो सकता है, बहुत ज़्यादा छोटा हो सकता है, असिमेट्रिकल हो सकता है, मतलब दोनों में सिमेट्री नहीं रहेगी, एक अलग शेप का होगा एक अलग साइज़ का होगा, ऐसे करके जो है वो असिमेट्रिकल ईयर देखने को मिल सकते हैं। छोटा बड़ा ईयर हो सकता है, बहुत ज़्यादा बड़े या बहुत ज़्यादा छोटे ईयर हो सकते हैं, ठीक है, ये वो करेगा, डिपेंड करेगा कि किस तरीके का ईयर है, किस तरीके की उसको प्रॉब्लम हुई है, तो उसके अकॉर्डिंग इसके जो है वो एबनॉर्मल तरीके का उसका शेप देखने को मिलेगा। आउटर ईयर कंपोनेंट लाइक हेलिक्स, एंटी हेलिक्स एंड लोब्यूल माइट बी अफेक्टेड। इसमें जो आउटर ईयर के कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि हेलिक्स होता है, बाहर वाला जो पिन्ना रीजन होता है, ठीक है, लोब्यूल जो प्रेजेंट रहता है ये ज़्यादातर देखने को जो अफेक्टेड जो है वो देखने के लिए मिलते हैं। असिमेट्री देखने को मिलेगी, दोनों में क्या रहेगा, शेप और साइज़ जो है उसका वेरी करेगा।
मिलेगा, दोनों ईयर के अकॉर्डिंग वो नहीं होगा। पोजीशनिंग जो है वो एक कोई ऊपर हो सकता है, कोई वो नीचे हो सकता है, ये हो सकता है। हम प्रोट्यूजन देखने को मिल सकता है, जो बाहर की तरफ जो है ईयर जो है वो एकदम से फोल्डेड ईयर जैसे ये ईयर है उसमें क्या वो देखने को मिल सकता है, बाहर की तरफ से ये ऐसे करके फोल्डेड हो जाएगा, ठीक है, दोनों ऐसे करके जो है वो फोल्ड देखने को मिल सकता है। लेक ऑफ एंटी हेलिकल फोल्ड एक्सेसिव कॉन्चा साइज कैन कंट्रीब्यूट, इसमें क्या हो सकता है, जो हेलिक्स की तरफ ये फोल्ड होता है, ये वाला जो रीजन है हेलिक्स की तरफ में जो फोल्ड होता है वो कैसा हो जाएगा, वो फोल्ड सही तरीके से नहीं होगा, उसका साइज़ जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो सकता है, बहुत ज़्यादा छोटा हो सकता है, डिपेंड करता है ये किस तरीके का है। तो ऐसे करके ये एबनॉर्मलिटीज़ जो हैं वो देखने को मिलती हैं, ऐसे साइन सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट वन क्या है, पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी क्या रहेगी, जेनेटिक वेरिएशन की वजह से ऐसा हो सकता है, ईयर के जो भी रिस्पॉन्सिबल होगा ईयर के डेवलपमेंट में, ये जेनेटिक फैक्टर जो हैं वो डिपेंड करेंगे। एबनॉर्मलिटीज़ इन द HOX जीन कैन अफेक्ट ईयर शेप एंड पोजीशन, अगर हम HOX जीन का जो है वो क्या बनाता है, ईयर की शेप और साइज़ को जो है वो एम्ब्रियो जब होता है तो फिर क्या करता है, उसकी ये जीन जो होते हैं उसके ईयर के शेप और साइज़ को बनाते हैं। तो अगर इसमें कोई एबनॉर्मलिटी रह जाती है HOX जीन में तो जो है वो उसका ईयर का डेवलपमेंट जो है वो इम्पेक्ट होता है। तो इस जीन में अगर एबनॉर्मलिटी है तो उसको ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, उसका सही तरीके से जो है वो ईयर डेवलप नहीं होगा। डेवलपमेंटल एबनॉर्मलिटीज इंटरप्शन इन द अर्ली स्टेज ऑफ एम्ब्रियोनिक ईयर डेवलपमेंट, इसकी वजह से क्या मिलेगा, अर्ली स्टेजेस में जो है एम्ब्रियो जब डेवलप हो रहा होगा तो वहाँ पे सही तरीके से एबनॉर्मलिटी हो जाएगी उसमें, तो ईयर जो है वो सही तरीके से डेवलप नहीं हो पाएगा। इशू विद द माइग्रेशन एंड फ्यूजन ऑफ टिश्यू दैट फॉर्म द ईयर स्ट्रक्चर, जब डेवलपमेंटल एबनॉर्मलिटी हो रही है तो जो ईयर के टिश्यूज जो फॉर्म होते हैं वो सही तरीके से फॉर्म नहीं हो पाएंगे, जिसकी वजह से उसका जो स्ट्रक्चर होगा ईयर का जो है वो सही तरीके से फॉर्म नहीं हो पाएगा, उसका स्ट्रक्चर जो होगा वो गड़बड़ जैसा हो जाएगा, मतलब कोई भी डिफॉर्मिटी उसको देखने को मिल सकती है इन केस अगर उसके HOX जीन में प्रॉब्लम है और उसका जो डेवलपमेंट जो है वो सही तरीके से जो है वो नहीं हो पाया उस टाइम पे, तो ये सारे डिफॉर्मिटीज़ देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट वन, डायग्नोस्टिक एवेलुएशन हम क्या करेंगे, हम विजुअल एग्जामिनेशन के थ्रू ही उसका पता लगा सकेंगे कि उसका जो है वो ईयर का शेप साइज़ जो है वो गड़बड़ है। जो भी हमें डॉक्यूमेंटेशन करना होगा, जो भी हमने नोटिस किया है उसका कौन सा सिमेट्री है, किधर साइड में है, किस तरीके का ईयर है, ये सारी चीज़ें हमें नोटिस करके उसका डॉक्यूमेंटेशन करना होता है। मेडिकल हिस्ट्री लेंगे कि उसका कोई भी फैमिली हिस्ट्री या कोई एबनॉर्मल जो है वो ईयर का कोई प्रॉब्लम तो नहीं था, मतलब हिस्ट्री में कुछ ऐसा तो नहीं है, कुछ उसका जेनेटिक हिस्ट्री हेरिडिटरी कुछ भी ऐसा उसका संग में रहा हो। आइडेंटिफाइंग एनी हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा और डेवलपमेंटल इशूज़, उसकी जो हिस्ट्री होगी कि उसको कोई ट्रॉमा वगैरह ऐसा कुछ तो नहीं हुआ जिसकी वजह से जो है उसके डेवलपमेंटल इशूज़ जो हैं वो ईयर में देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट वन, फार्माकोलॉजिकल एंड सर्जिकल मैनेजमेंट, हमें क्या करना है, इसके लिए कोई स्पेसिफिक मेडिकेशंस जो हैं वो नहीं देनी होती हैं। मेडिकेशन आर जनरली नॉट यूज टू ट्रीट एक्सटर्नल ईयर डिफॉर्मिटीज़ डायरेक्टली, मेडिकेशन जो है एक्सटर्नल ईयर को ट्रीट करने के लिए ज़्यादातर डायरेक्टली जो है वो नहीं दी जाती है अगर कोई डिफॉर्मिटी ऐसी मिलती है। पेन मैनेजमेंट जो है, अगर कोई भी सर्जरी वगैरह हुई है पेशेंट की, ठीक है, तो उसके कंडीशन में जो है उसका पेन मैनेजमेंट जो है वो किया जाता है, जिसमें कि एनाल्जेसिक ड्रग्स जो है उसको प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट वन, सर्जिकल मैनेजमेंट के लिए अगर हम बात करें तो उसका रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी कराते हैं, उसका शेप साइज जो है उसको सही तरीके से किया जाता है, उसको करेक्ट किया जाता है। टेक्निक में इन्वॉल्व रीशेपिंग कार्टिलेज एंड एडजस्टिंग स्किन प्लेसमेंट, इसमें टेक्निक क्या इन्वॉल्व कर सकते हैं, जैसे उसके कार्टिलेज वगैरह उसको रीशेप कर दिया जाता है और जो स्किन का रिप्लेसमेंट है वो कर दिया जाता है। नेक्स्ट वन, ऑटोप्लास्टिक जो होता है कॉस्मेटिक सर्जरी, उसको करवा सकते हैं, ये भी क्या रहती है, एक रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी रहती है, जिसमें जो ईयर होते हैं उनको सही तरीके से उसको क्या किया जाता है, उसकी स्किन जो है उसको कॉस्मेटिक मतलब स्किन जो है उसको सही तरीके से उसको सही कर दिया जाता है। कॉमनली परफॉर्म टू एड्रेस प्रोट्रूडिंग ईयर, इसमें जो है कॉमनली किसको ट्रीट किया जाता है, जो आगे की तरफ जो ईयर जो निकल गए होते हैं, प्रोट्रूड हो जाते हैं, एकदम से निकले निकले ईयर हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, उनको जो है उसको कॉमनली जो है उनको ट्रीट करने के लिए हम कॉस्मेटिक सर्जरी जो है वो करते हैं। नेक्स्ट नर्सिंग मैनेजमेंट, हम इसमें क्या करेंगे, पेशेंट को एजुकेट करना है हमें प्रॉपरली, उसके जो भी डिफॉर्मिटी है उसके रिगार्डिंग, उसके सर्जिकल ऑप्शंस जो हैं वो बताने, उसके रिस्क फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, बेनिफिट क्या देखने को मिलेंगे, अगर वो सही हो गया तो उससे क्या अच्छी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं, ठीक है, और उसका रिकवरी प्रोसेस जो है वो कितने टाइम में सही हो जाएगा, ये सारी चीज़ें उसे एक्सप्लेन करते हैं। इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना, उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे रिगार्डिंग टू द डिजीज़ कंडीशन, उसके डिफॉर्मिटी के रिगार्डिंग, अगर
वो बच्चा हुआ तो उसको ज़रूरी है बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जो सपोर्ट जो है वो प्रॉब्लम के रिगार्डिंग उसको प्रोवाइड करना बहुत नेसेसरी होता है। प्रोवाइडिंग काउंसलिंग एंड गाइडेंस टू मैनेज सेल्फ एस्टीम कंसर्न, पेशेंट जो है उसके रिगार्डिंग उसको काउंसलिंग प्रोवाइड करेंगे, उसके प्रॉब्लम के रिगार्डिंग उसको काउंसलिंग देंगे कि उसको कोई भी ऐसा सेल्फ एस्टीम जो सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है उसका जो है वो कम ना हो, इसलिए उसको सेल्फ एस्टीम वगैरह से रिलेटेड जो है उसको काउंसलिंग प्रोवाइड करेंगे। उसका जो कोई भी प्रॉब्लम आ रही होगी उसके रिगार्डिंग उसे हम गाइडेंस भी देंगे। उसको फॉलो अप करने के लिए बोलेंगे, जो भी उसका हीलिंग प्रोसेस है उसको सही तरीके से हो जाए आफ्टर द सर्जरी, उसको पूरा फॉलो अप करने के लिए हमें उसको एडवाइस करना होता है। एड्रेसिंग एनी कॉम्प्लिकेशन दैट माइट अराइज, और उसका कोई भी कॉम्प्लिकेशन ऐसा आफ्टर द सर्जरी जो भी जनरेट हो सकता है, ठीक है, उसके ट्रीटमेंट के बाद में, तो उसके रिगार्डिंग जो है वो उसको बताएंगे कि ऐसे ऐसे कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो देखने को मिल सकते हैं आफ्टर द सर्जरी। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द ऑटेल्जिया। ऑटेल्जिया क्या होता है? ऑटेल्जिया इज अ मेडिकल टर्म यूज टू डिस्क्राइब पेन इन द ईयर और ईयर्स, ठीक है। ऑटेल्जिया क्या होता है? ये एक मेडिकल टर्म है जो ईयर पेन के लिए, जो एक कान में या एक से ज़्यादा कान में, मतलब हमारे दोनों कानों में अगर दर्द हो रहा है तो उसके लिए जो पेन होता है कान के अंदर, उसके लिए क्या टर्म दिया गया? ऑटेल्जिया टर्म दिया गया है। नेक्स्ट मीन्स ऑटेल्जिया जो है, पेन जो है ईयर के अंदर जो हो रहा है उसके क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं? इन्फेक्शन जो है इसका कॉज हो सकता है ऑटाइटिस एक्सटर्नल आउटर ईयर इन्फेक्शन ड्यू टू बैक्टीरिया और फंगाई। किसी भी पर्सन को अगर ऑटाइटिस एक्सटर्नल मतलब एक्सटर्नल ईयर जो है उसमें इन्फेक्शन जो प्रेजेंट है कोई भी बैक्टीरियल रीज़न की वजह से या फिर फंगल रीज़न की वजह से बैक्टीरिया वहाँ पे ग्रो हो गया या फंगस जो है वहाँ पे ग्रो हो गई है, तो उसको जो है वो ऑटेल्जिया जो है उसको देखने को मिल सकता है। इन्फ्लेमेशन ऑफ द ईयर कैनाल कॉज पेन, इन्फ्लेमेशन अगर ईयर कैनाल में हो गया तो भी वहाँ पे क्या कॉज करेगा? वो पेन कॉज कर सकता है। या फिर किसी पर्सन को ट्रॉमा हो गया है, इंजरी हुई है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो इंसर्ट हो गया वहाँ पे, ठीक है। ओवर जेलस ईयर क्लीनिंग, अगर पर्सन जो है उसने बहुत ज़्यादा ईयर का क्लीनिंग कर लिया तो ठीक है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा जलन जो है वो होने लगती है, तो इस रीज़न की वजह से पर्सन को जो है वो पेन होने के चांसेस रहते हैं। फिजिकल ट्रॉमा कॉजिंग पेन एंड डिस्कम्फर्ट, पर्सन जो है उसको कोई भी फिजिकल ट्रॉमा हो गया, कोई चोट वगैरह लग गई तो भी वहाँ पे उसको डिस्कम्फर्ट और पेन देखने के लिए मिल सकता है। रिफर्ड पेन हो सकता है। पेन परसिव्ड इन द ईयर ड्यू टू इशू इन नियर बाई स्ट्रक्चर, अगर कोई भी जैसे टीथ है या फिर हेडक हो रहा है, ठीक है, उसको तो फिर वहाँ पे उसको ईयर में भी जो है वो पेन देखने के लिए मिल सकती है। या फिर थ्रोट में अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, टीथ में कोई प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे जो पेन जो है वो कहाँ पे हमारे जा सकता है? पेन जो है हमारे ईयर में भी, रीजन में भी देखने को मिल सकता है। या डेंटल प्रॉब्लम, कोई थ्रोट इन्फेक्शन या कोई साइनस इशू की वजह से जो है उसको पेन देखने को मिल सकता है ईयर रीजन के अंदर। नेक्स्ट साइन सिम्टम्स इसके क्या रहते हैं? अगर किसी भी पर्सन को जो ऑटेल्जिया रहेगा तो क्या रहेगा? उसको ईयर पेन रहेगा, डिस्कम्फर्ट रहेगा, उसको शार्प एकदम थ्रोबिंग लाइक पेन जो है उसको देखने को मिल सकता है, एकदम डल पेन रहेगा और जो भी पूरे कान के अंदर रहेगा। पेन माइट रेडिएट टू द जॉ, नेक और साइड ऑफ द हेड, पेन जो है वो रेडिएट होके आ सकता है, हमारे जॉ में जा सकता है, जबड़े वाले रीजन में, नेक में देखने को मिल सकता है, और हमारे जो हेड के साइड वाले रीजन जो होता है, सर के साइड में जो है वो लेटरल साइड में मतलब पेन जो है वो देखने को मिल सकता है। उसको इचिंग देखने को मिल सकती है। इरिटेशन विद इन द ईयर कैनाल कॉजिंग अ सेंसेशन ऑफ इचीनेस, उसको ईयर कैनाल जो होती है, ईयर कैविटी जो गई है वहाँ पे उसको इचिंग देखने को मिल सकती है, एकदम ऐसा लगेगा कि बहुत ज़्यादा खुजली उस रीजन में प्रेजेंट रह रही है। ईयर ड्रेनेज देखने को मिल सकता है, उसको जो इन्फेक्शन वगैरह होने की वजह से, इन्फ्लेमेशन होने की वजह से वहाँ से फ्लूइड जो है वो डिस्चार्ज हो सकता है। नेक्स्ट पैथोफिजियोलॉजी इसकी क्या रहेगी? कोई भी इन्फेक्शन, कोई भी बैक्टीरियल फंगल ग्रोथ होने की वजह से वहाँ पे इन्फ्लेमेशन और इरिटेशन हो जाएगा। इन्फेक्शन रिलेटेड टू स्वेलिंग पुट्स प्रेशर ऑन सेंसिटिव ईयर स्ट्रक्चर, अगर पर्सन को इन्फेक्शन जो है वो कोई भी स्वेलिंग वगैरह जो है वहाँ पे हुई है उसकी वजह से हुआ है, तो वहाँ पे जो सेंसिटिव पार्ट होता है ईयर जो है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव पार्ट रहता है, तो वहाँ पे ऐसा लगेगा एकदम से प्रेशर जो है वो फील रह रहा है, क्योंकि वहाँ पे जो ईयर जो होते हैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहते हैं, तो एकदम लगेगा कि साइड वाले जो ईयर है पूरा एकदम से ऐसा लगेगा कि बहुत भारी भारी ईयर हो गया। ट्रॉमा की वजह से ऐसा कुछ हो सकता है। इंजरी कॉज डैमेज टू द ईयर कैनाल डेलिकेट लाइनिंग, जो इंजरी है वो हमारे ईयर कैनाल जो होती है उसकी बहुत सूदिंग लाइन होती है, बहुत डेलिकेट एरिया होता है, तो वहाँ पे जो है वो उस एरिया को ये डैमेज कर सकती है। इरिटेशन एंड इन्फ्लेमेशन ट्रिगर पेन रिसेप्टर, तो ट्रॉमा की वजह से भी जो है वो वहाँ के पेन रिसेप्टर्स जो हैं वो वहाँ पे इरिटेट कर सकते हैं, उस एरिया को इन्फ्लेम्ड कर सकते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे पेन देखने
देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट वन रिफर्ड पेन हो सकता है। अगर रिफर्ड पेन की अगर पैथोफिजियोलॉजी रहेगी तो वहाँ पे क्या करेगा, वो जो नर्व्स जो होती हैं उधर एरिया से निकल के गई होती हैं, तो ये क्या करता है, उस एरिया पे आ जाता है पेन जो है, क्योंकि वहाँ से नर्व जो है अदर एरिया की, जैसे थ्रोट की हो गई, टीथ की हो गई, हार्ट की हो गई, ठीक है, तो उस एरिया से निकल के जाती हैं, तो पेन जो है वो रेडिएट करके उस एरिया पे आ जाता है। नेक्स्ट डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन हम क्या करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन में उसका पूरा विजुअली उसको चेक करेंगे, एक्सटर्नल ईयर को, ईयर कैनाल को, और जो भी नियर बाई स्ट्रक्चर होंगे उसको विजुअली चेक किया जाएगा। एग्जामिनिंग फॉर रेडनेस, स्वेलिंग और साइन ऑफ इन्फेक्शन। पर्सन जो है उसको रेडनेस के लिए एग्जामिन करेंगे, कोई स्वेलिंग तो उस एरिया में नहीं हो रही है, या फिर कोई इन्फेक्शन का साइन तो उस एरिया में प्रेजेंट नहीं है, उसके लिए उसको हम एग्जामिन करते हैं। नेक्स्ट उसको ऑटोस्कोपी करेंगे। ऑटोस्कोपी में क्या करेंगे, जो उसकी ईयर कैनाल, ईयर ड्रम होगा, उसको विजुलाइज करके देखा जाता है कि कोई ऐसा रीज़न तो नहीं है कि वहाँ पे कोई वैक्स डेवलप हो गई है, या फिर कोई इन्फ्लेमेशन प्रेजेंट, इन्फेक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से जो है वो उसको पेन देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट उसको ऑडियोमेट्री भी करेंगे। उसमें जो हियरिंग टेस्ट जो है वो करवा के देखेंगे कि कोई हियरिंग वाली एबिलिटी जो है वो तो गड़बड़ नहीं हो रही है, कि मतलब पेन की वजह से हियरिंग पे कोई इम्पैक्ट तो नहीं पड़ रहा है। नेक्स्ट हम इसमें मैनेजमेंट क्या करेंगे, पर्सन जो है उसको सर्जिकल मैनेजमेंट करेंगे। सर्जरी जो है इसके लिए नॉट कॉमनली इसके लिए नहीं की जाती है। अगर कोई भी ऐसा जो रीज़न है, जैसे कि फर्स्ट लाइन जो नहीं, सेकेंडरी कोई रीज़न जैसे हो रहा है, कोई ट्यूमर की वजह से पेन हो रहा है, या फिर कोई और अदर इन्फेक्शन वगैरह की वजह से बहुत ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन हो रहा है, तो पेन बाद में पता पड़ा है, या फिर ऐसे कोई रीज़न है, तब सर्जरी जो है वो अलाउड होती है। नेक्स्ट फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट हम क्या करेंगे, पेन रिलीवर्स प्रोवाइड करेंगे ताकि उसका पेन जो है वो सही हो जाए, जिसमें कि उसको जो है एसिटामिनोफेन ड्रग हो गया, या फिर आइबुप्रोफेन जिसको हम बोलते हैं, वो ड्रग जो प्रोवाइड कर सकते हैं। उसका पेन जो है उसको कंफर्ट जो है वो प्रोवाइड करेंगे कि पेशेंट जो है वो कंफर्टेबल फील करे। उसका जो एंटीबायोटिक जो होगा, अगर कोई भी इन्फेक्शन वगैरह हो रहा है तो उसको एंटीबायोटिक्स ड्रग्स जो हैं वो दी जाती हैं, या फिर कोई भी बैक्टीरियल या फंगल जो कोई भी रीज़न हो रहा है उसको ट्रीट किया जाता है। अगर फंगल कॉज है तो उसको एंटी फंगल ड्रग्स देंगे, अगर बैक्टीरियल रीज़न है तो उसको बैक्टीरियल ड्रग्स, जो एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स जो हैं वो दी जाती हैं। नेक्स्ट हम नर्सिंग मैनेजमेंट इसमें क्या करेंगे, पेशेंट को उसके डिजीज़ के रिगार्डिंग जो है वो हमें एजुकेट करना होता है। एजुकेट पेशेंट ऑन प्रॉपर ईयर हाइजीन एंड इंजरी प्रिवेंशन। पेशेंट को जो है वो को प्रॉपर ईयर हाइजीन कैसे मेंटेन करनी है, इंजरी से कैसे प्रिवेंट करना, उसके रिगार्डिंग हमें एजुकेट करना होता है। एडवाइजिंग अगेंस्ट इंसर्टिंग ऑब्जेक्ट इनटू द ईयर। उसको कोई भी ऑब्जेक्ट वगैरह उसके कान में अगर इंसर्ट हो गया तो उसके रिगार्डिंग जो है उसको एजुकेशन प्रॉपर जो है वो देंगे कि क्या हमें कैसे करके अपने ईयर जो है उनको हमें प्रोटेक्ट करना। हाइजीन गाइडलाइंस उसको देंगे कि उसको जो जेंटल मेजरमेंट जो है वो देने चाहिए कि कैसे करके उसको ईयर वगैरह जो है वो क्लीन करना है, वैक्स वगैरह जो है कैसे करके हमें रिमूव करनी है, ये सारी चीज़ें जो है वो हमें देंगे। अवॉइडिंग एक्सेसिव मॉइस्चर इन द ईयर कैनाल। उसको हम ये भी बताएंगे हाइजीन में उसको बहुत ज़्यादा जब वैक्स जो हो जाती है उसका एक्यूमुलेशन ना होने देना, और या कोई भी बहुत ज़्यादा मॉइस्चर जो है पानी वगैरह चला जाता है वहाँ पे जो है वो ना प्रेजेंट रहने दें, तो उसको कैसे करके क्लीन करना है, ये सारी चीज़ें हमें बतानी है। इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। कोई भी उसका फियर रिलेटेड होगा, पेन वगैरह से रिलेटेड, तो उसको हम रिमूव करवाएंगे। उसको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी रिगार्डिंग द डिजीज़ कंडीशन तो उसको रीअश्योर करेंगे, उससे प्रोवाइड करवाएंगे सारी इन्फॉर्मेशन। कोई भी अगर उसको पेन वगैरह हो रखा है तो उसको हम रीअश्योरेंस दिलाएंगे कि ये सही हो जाएगा, ये टेम्पररी है, ऐसे करके उसको